वेलकम टू मिड जी एग्जाम। मैं हूं रवि गुप्ता और हमारा चैप्टर चल रहा है गैसेस स्टेट, जिसका लेक्चर नंबर 4 है आज। तो लास्ट क्लास तक हमने क्या कवर कर लिया था? हमने कवर कर लिया था गैस लॉज, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके आगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये सब हमने कवर कर लिए थे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। नाउ आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। और ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में तो अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। नाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कहता है थ्योरी, आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले इसके नाम से पता चल रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस में कुछ काइनेटिक मतलब मोशन होगा, ठीक है, उसकी थ्योरी होगी। तो काइनेटिक का मतलब आपको मालूम है वेलोसिटी मोशन से रिलेटेड होता है। फिजिक्स में पढ़ते हो काइनेमेटिक्स, ठीक है। फिजिक्स में भी ये टॉपिक को पढ़ना है, केमिस्ट्री में और डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। नाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस मानने पड़ते हैं, कुछ मान के चलना पड़ता है, ठीक है, आइडियल एजम्पशंस। तब हम इसके डिटेल्स में हम और भी इसकी थ्योरी को पढ़ने में आसानी मिलेगी हमें, ठीक है। नाउ एजम्पशंस या पोस्टुलेट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या है? पोस्टुलेट या एजम्पशंस का मतलब होता है ना कि वो मान लिया है हमने सिर्फ, ठीक है। तो इसमें ये सारा डिस्क्रिप्शन हालांकि मैंने लिख दिया है, बट मैं आपको बताते चलता हूँ एक एक पॉइंट। हमने ये माना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि जितने भी, मान लिया ये कंटेनर है, इस कंटेनर में जितने भी गैसेस रहते हैं वो सारे के सारे गैस पार्टिकल्स आइडेंटिकल इन नेचर है। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या? ये आइडेंटिकल पार्टिकल, आइडेंटिकल कहने का मतलब कि सबके सब एक जैसे हैं, एक जैसे, ठीक है, सेम, सबका मास, सबका डायमेंशन, ठीक है, सब कुछ सेम है। समझ में आ रहा है? सब जितना प्रेशर लगाएगा सब एक जैसा प्रेशर लगाएगा, ये हमने मान के चला है, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। फिर देखो इसमें कह रहा है कि दूसरा एजम्पशन ये होता है कि अगर गैस पार्टिकल है, अगर गैस पार्टिकल है तो ये गैस पार्टिकल किसी कंटेनर के अंदर रहेगा। इस कंटेनर का कुछ वॉल्यूम होगा, और गैस पार्टिकल अगर इसके अंदर है तो कुछ गैस पार्टिकल का भी वॉल्यूम होगा। तो हम गैस पार्टिकल के वॉल्यूम को इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। और वो गैस पार्टिकल जो हम कंसीडर करते हैं उसको हम पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हमने क्यों माना है? ताकि ये कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस का एक्सप्लेनेशन हमें सही से दे पाएगा, ठीक है। इसका सबका यूज आएगा अभी आगे, इसलिए मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे ये पोस्टुलेट नंबर 1 है। नाउ सॉरी, वो जरा गला फंस रहा है, ठीक है। नाउ दूसरा ये है कि जितने, अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर लेके चलते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर कहने का मतलब हुआ कि जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उस टेम्परेचर पे गैसियस पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सब गैसियस पार्टिकल्स अपने मन से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं सब इधर उधर, ठीक है। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। सबके वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हैं और ऑर्डिनरी प्रेशर पे, मतलब 1 एटमॉस्फेयर पे नॉर्मल, ठीक है। नाउ जो पार्टिकल्स ऑफ गैस हैं वो हमेशा कांस्टेंट और रैंडम मोशन में रहेंगे। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या? उनका जो वेलोसिटी है वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो गैस पार्टिकल्स किसी भी कंटेनर में रहते हैं वो सारे पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैसेस पार्टिकल्स हैं तो सारे के सारे गैस पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, ठीक है ना। ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब ये कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल्स है, तो ये मूव तो करेंगे ही, मूव करेंगे तो ये इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ टकराएगा, इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ टकराएगा। समझ में आ रहा है? और ये टकराते टकराते एक समय ऐसा आएगा कि वॉल्स के साथ भी टकरा लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एजम्पशन है। नाउ फिर बोल रहा है कि जो कॉलिजन होती है ना गैसियस पार्टिकल्स में, ये जो कॉलिजन अभी हुआ यहाँ पे, ये जो कॉलिजन हुआ, ये कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर होता है। व्हाट डज परफेक्टली इलास्टिक मीन्स? कि अगर ये गैस पार्टिकल इसके वॉल से टकराया, जिस स्पीड से ये टकरा रहा है उसी स्पीड से ये रिबाउंड होगा। इसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। ये पढ़ोगे आप फिजिक्स में और भी डिटेल्स में, सेंटर ऑफ
मास जो चैप्टर है ना उसमें, ठीक है। फिर कह रहा है कि एट एनी पार्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड हेंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या कहने का मतलब है कि देखिए, मान लिया कि यहाँ का टेम्परेचर तो सबसे पहले आप कांस्टेंट करो, टेम्परेचर अगर अलग अलग रहेगा तो फिर वो चेंज करता जाएगा, फिर उसका वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, तो हमें कांस्टेंट टेम्परेचर लेके चलना है। मान लिया कि अभी समय जो हमारा है t इज इक्वल टू T1 है, t इज इक्वल टू T1 पे हमने देखा इस गैस पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है ke1 है, इसके अंदर की वेलोसिटी v1 है। कुछ समय बीत गया तो हमने देखा t इज इक्वल टू T2 है। अब इसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। वेलोसिटी या तो वो धीमे हो गए होंगे गैस पार्टिकल्स टकराते टकराते, या तो और भी ज़्यादा तेज हो गए होंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होती है, डिफरेंट, ठीक है। और सारे पार्टिकल्स का जो स्पीड भी होता है वो क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है ना। अब अगर इफ अ मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड देन इट मस्ट हैव अ वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये तो हमें बाद में पढ़ना है, बट चलो मैंने यहाँ पे पॉइंट आपको लिख दिया है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का स्पीड वेरिएबल है, मतलब अभी v1 है, कुछ समय के बाद v2 हो गया, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग रहेगी। ये क्या हो जाएगा, हाफ एम v1 स्क्वायर और ये हाफ एम v2 स्क्वायर, क्योंकि v1 इज नॉट इक्वल टू v2 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ये नॉट इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, ठीक है। दोनों आप एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं रहेंगे। क्लियर। नाउ फिर बोल रहा है कि काइनेटिक थ्योरी में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसे होता है, ये हम प्रूफ करेंगे, सब कुछ प्रूफ करेंगे, टू जेड सब प्रूफ करेंगे हम लोग आगे। ये फिलहाल आपको मैंने एजम्पशंस बताया जिसके बेसिस पे हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे इसके फॉर्मूले को और इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आओ हम जरा डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे खूबसूरत सा एक मैंने क्यूब बनाया है, इसके अंदर आपको ये ब्लैक कलर का एक गोला दिख रहा है और यहाँ पे एक एरो दिख रहा है। अब ये क्या है, ये जो ब्लैक वाला है जिसको अभी मैंने रेड से मार्क किया, ये दिस इज योर अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, सिंगल गैस पार्टिकल, ठीक है, या गैस मॉलिक्यूल है, एक सिंगल, ठीक है, सिंगल गैस मॉलिक्यूल है। नाउ ये कोऑर्डिनेट है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये जो कोऑर्डिनेट आपका है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये जो कोऑर्डिनेट आता है ये जेड कोऑर्डिनेट आता है। जरा बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ से सब सारा कुछ अब यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। अब ये कह रहा है कि देखो जो गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल का एजम्पशन अभी हमने क्या पढ़ा है कि वो किसी भी डायरेक्शन में, सारे पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब ये जो गैस पार्टिकल है ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। समझ में आ रहा है ठीक है। अब हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम, आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि जो मूवमेंट है, ठीक है, जो मूवमेंट हो रही है गैस पार्टिकल की, हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल, ये हो रहा है फिलहाल के लिए इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये फिलहाल के लिए एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, मान लिया है हमने, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, वाई में आप मान सकते हो, जेड में मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने अभी मान लिया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में है तो मान लिया कि जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, या जो इसका स्पीड है, मान लिया जो स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल है, स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल, ये स्पीड क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है तो इसको मान लिया मैंने क्या, यूएक्स, ठीक है, यूएक्स है। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि इलास्टिक कोलिजन होता है गैस पार्टिकल्स का अगर वॉल से टकराते हैं तब। एक बात समझिए आप, ये मान लिया इसका लेंथ एल है, इस क्यूब का ये लेंथ एल है, ये सबका लेंथ क्या है, एल है, ठीक। अब ये गैस पार्टिकल, मान लिया ये गैस पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है अपना मोशन, ठीक है, अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, यूएक्स की स्पीड से जा रहा है। किसी समय के बाद ये पूरा का पूरा एल डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा, यहाँ पे पहुँचेगा,
यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ इलास्टिक कॉलिजन होगा और वापस से ये रिबाउंड होगा उसी पाथ पर पीछे की तरफ उसी स्पीड ux से। समझ पा रहे हो इस चीज को? और फिर वो अपने इनिशियल स्टेट यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 12। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं। स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, क्या हम टाइम निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि टाइम जो हमारा है, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस टोटल कितना था? 12 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना था? ux। ये चीज समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम ये मान लेते हैं कि जो मास ऑफ गैस पार्टिकल है, हम ये मान के चलते हैं कि जो मास ऑफ जो गैस पार्टिकल है वो है स्मॉल m। मान लिया है उस गैस पार्टिकल, जो ये वाला गैस पार्टिकल है इसका जो गैस पार्टिकल का मास है वो स्मॉल m है। अब देखो, क्योंकि ये गैस पार्टिकल के पास मास भी है और इसके पास स्पीड भी है और ये जाके टकरा भी रहा है दूसरे वाले वॉल पे, ये वॉल है, इस वॉल पे जाके टकरा भी रहा है, तो क्या यहाँ पर मोमेंटम चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा ना मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको पता है सबसे पहले कि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। और चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वी कैन राइट। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कहने का मतलब है कि जो फाइनल जब जाके वो टकरा रहा है उस समय क्या है और इनिशियल क्या है। तो फाइनल जब टकराएगा तो वो m इंटू यू एक्स माइनस, अब देखो यहाँ डायरेक्शन का भी कुछ अंतर पड़ेगा। ये इधर से इधर जा रहा है तो m इंटू यू एक्स से जा रहा है, और ये इधर से इधर जा रहा है तो m इंटू यू एक्स से जा रहा है। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस m इंटू यू एक्स होगा, कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना मोमेंटम। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ m इंटू यू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका नेट मोमेंटम हो जाएगा, ये सॉरी, ये तो माइनस इधर वाला आएगा ना, ये फाइनल वाला, ये दिस माइनस एंड माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बिकम योर माइनस 2m इंटू यू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मानो, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है? डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आप ध्यान से समझते जाओ ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने क्या निकाल लिया है? मोमेंटम। अब ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम है फोर्स से क्या बोलते हैं, वेलोसिटी और मास है, टाइम भी ले रहा है। तो फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है? फोर्स का मोमेंटम के साथ रिलेशन है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम हमने कितना निकाला है? माइनस 2m इंटू यू एक्स निकाला है, डिवाइडेड बाई हमारा टाइम कितना था? टाइम था 2l बाई यू एक्स। टाइम हमारा था 2l बाई यू एक्स, 2l डिवाइडेड बाई यू एक्स। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये ux ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बिकम माइनस m ux स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। समझ में आ रही है चीज? अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर यहाँ पे तो फोर्स निगेटिव नहीं होता है, तो हम यहाँ पे मॉड निकालते हैं, इसका मॉड। ठीक है, और इसका मॉड जब हम निकालेंगे तो ये बाहर छन के क्या आ जाएगा? m इंटू यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है? 3 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फोर्स तो निकाल लिया, बट जो गैस पार्टिकल है ये तो इस वॉल पे जाके प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है प्रेशर कैलकुलेट करने में। प्रेशर, ये स्मॉल p था मोमेंटम, और ये प्रेशर को कैपिटल P से डिनोट करेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू, आपको मालूम है, कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। प्रेशर इज इक्वल टू आपको मालूम है ये होता है आपका फोर्स
पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये तो दिख ही नहीं रहा कलर, और थोड़ा सा डार्क। ठीक है, नाउ हमें पता है कि फोर्स आपका जो है वो है आपका m ux² डिवाइडेड बाई l एंड दिस डिवाइडेड बाई, अब एरिया का सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इस पूरे, देखो क्योंकि हम इस, ये जो गैस पार्टिकल है वो पूरे क्यूब में चारों तरफ घूम सकता है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ x डायरेक्शन में मूव करेगा, ये x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन सब जगह पे मूव कर सकता है, इसलिए ये सारा का सारा एरिया कवर करेगा। अभी ये कौन से प्लेन में कवर कर रहा है, अभी ये कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, इस वाले प्लेन में, जो अभी रेड कलर से मैं ऐसे हैच कर रहा हूँ, देखो इस वाले प्लेन में अभी ये मूव कर रहा है। कुछ समय के बाद वो पीछे वाले प्लेन में मूव करेगा। ऐसे ऐसे करके टोटल कितने प्लेन है, 6 प्लेन है। हर एक प्लेन का ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, तो इस प्लेन का, पार्टिकुलर इस प्लेन का जो एरिया वो कितना होगा, l²। ठीक है, चलो, तो इस प्लेन का जो एरिया है वो हो जाएगा l²। वैसे वैसे टोटल कितने प्लेन है आपके पास, यू हैव 6 प्लेन्स नाउ। तो 6 प्लेन है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 6 इंटू l²। ठीक है, 6 इंटू l²। और यहाँ पे अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे m इंटू ux² डिवाइडेड बाई 6 इंटू l³। ये समझ में आ रहा है, 6 इंटू l³ आप यहाँ पे लिखोगे। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, ये जो हमने यहाँ पे फोर्स निकाला है, ये m इंटू ux² बाई l। जरा आपको ध्यान से समझना है कि अगर ये आपका पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक बार जा रहा है, तो यहाँ पे एक बार फोर्स लगाएगा। ठीक, फिर यही पार्टिकल इधर आएगा तो फिर यहाँ भी फोर्स लगाएगा, तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया, 2Fx हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक पार्टिकल, दिस पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ पे एक बार फोर्स लगाएगा Fx, और यहाँ से टकराने के बाद वापस से पीछे आएगा, यहाँ भी फोर्स लगाएगा Fx, तो x डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना हो गया, 2Fx। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मिटा दें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेट फोर्स इन x डायरेक्शन। यहाँ पे देखो, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एफ, यहाँ पे जो आपने निकाला था, और यहाँ पे 2 इंटू एफ की जगह पे क्या है, m इंटू ux² डिवाइडेड बाई l। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही नेट फोर्स इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एफ, यहाँ पे x लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज x आपका मान, ये m इंटू y के डायरेक्शन में, तो इसका वेलोसिटी चेंज। और अगर हम z डायरेक्शन में सेम चीज निकालना चाहें तो वी कैन राइट इट एज 2Fz इज इक्वल टू 2m इंटू uz² बाई l। क्लियर है, ये तीन चीज क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखिए, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स तो हमने निकाल लिया। अगर हम वहां पे कैलकुलेट करें कि नेट फोर्स, वो जो पार्टिकल है ना, वो नेट फोर्स कितना लगा रहा है उस पूरे क्यूब पे, ये आपको कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स। ठीक है, x y z सब मिला के एक सिंगल फोर्स जो लगाएगा वो कितना लगाएगा, तो आप क्या करोगे, सारे फोर्स को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि F नेट इज इक्वल टू Fx प्लस Fy प्लस Fz। ठीक है, x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, y डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, प्लस z डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि F विल बी इक्वल टू 2Fx प्लस 2Fy प्लस 2Fz। ठीक है, ये ऐड करके आपका क्या आ जाएगा, आपका दिस विल बी योर 2m ux² बाई l प्लस 2m uy² बाई l प्लस 2m uz² बाई l। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 2m बाई l, और यहाँ से आएगा आपका ux² प्लस uy² प्लस uz²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फोर्स। नाउ दिस वन, दिस इज जो पीले कलर से मैं घेरने जा रहा हूँ अभी, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, जो आपका वेलोसिटी का टर्म है, दिस इज नथिंग बट योर आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 2m बाई वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तो हमने क्या निकाल लिया है, फोर्स का,
फाइनल टर्म निकाल लिया। अब इस फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं नाउ। ये जो प्रेशर था यहाँ पे, ये जो प्रेशर का टर्म था फोर्स यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे हम, प्रेशर की वैल्यू को हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और नेट जो फोर्स अभी हमारा निकला है 2m/L इंटू वी स्क्वायर इंटू आर एम एस, दिस डिवाइडेड बाई एरिया आपका एल स्क्वायर होता था। यहाँ से प्रेशर विल बिकम 2m/L क्यूब। एक चीज़ और, ये क्या बोलते हैं, 6 प्लेन के लिए था ना टोटल, दिस वाज ओवरऑल फॉर 6 प्लेन, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिया है, ठीक है। अब दिस बिकम 6 इंटू एल क्यूब इंटू वी स्क्वायर इंटू आर एम एस, ठीक है। अब देखो ये जो आपका हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, P इज इक्वल टू m डिवाइडेड 1/3 इंटू, अब ये एल क्यूब जो है ये क्या है, वॉल्यूम है, दिस इज नथिंग बट योर वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू आर एम एस। समझ में आ रहा है आर एम एस क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं ना। इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 इंटू m/v इंटू वी स्क्वायर आर एम एस, ये वॉल्यूम वाला था। नाउ दिस विल बिकम योर क्या, पी वी इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m वी स्क्वायर आर एम एस। दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक पार्टिकल के लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। दिस इज फॉर वन सिंगल गैस मॉलिक्यूल्स, सिंगल गैस पार्टिकल के लिए है। अगर वैसे ये सिर्फ एक ही पार्टिकल के लिए है, ठीक है। दिस इज फॉर वन मतलब सिंगल गैस पार्टिकल आप लिख सकते हो। वन क्या लिखोगे, सिंगल गैस पार्टिकल लिखो, दिस इज फॉर सिंगल गैस पार्टिकल। ऐसे अगर n टाइम्स पार्टिकल्स आपके रहे तो आप क्या लिख सकते हो, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m इंटू, n टाइम्स रहेंगे तो n लिखोगे वी स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। और ये जो m इंटू n है, इसको आप पी वी इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M से इसको रिप्लेस कर सकते हो, वी स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट जनरेट होके आ गया, समझ में आ रहा है। वेयर P इज योर प्रेशर, P क्या है आपका, प्रेशर है, V इज योर वॉल्यूम, ठीक है। और जो कैपिटल M है वो एक सिंगल गैस का पार्टिकल n टाइम्स या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो टोटल जितने भी मास हैं आपके उसके लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, समझ में आ रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्दर अगर इसको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करें, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और अगर इसको एक्सटेंड करके देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर इंटू आर एम एस। यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, वी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू 3 इंटू पी वी बाई कैपिटल M लिख सकते हो ना। यहाँ से वी आर एम एस आप क्या निकाल सकते हो, वी स्क्वायर इंटू आर एम एस इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटा ही दो क्योंकि दो बार स्क्वायर लिखने का कोई फायदा नहीं है। आर एम एस इज इक्वल टू √3 पी वी बाई एम, ये भी एक फॉर्मूला आपका आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो वी आर एम एस इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन इज इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं हम अगर, तो ये क्या हो जाएगा, √3 आर टी बाई एम हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी आर एम एस इज इक्वल टू आप डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो। देखो ये क्या है, v नीचे जाएगा तो मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू पी डिवाइडेड बाई डी, डी इज योर वॉट, डेंसिटी। समझ में आ रहा है, ये भी एक फॉर्मूला है आपका, ये भी ध्यान रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो ये सब तरीके हैं आपके जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और इस बहुत ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सब के सब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सब काम हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ तक ये डेरिवेशन था हमारा पहला। अब एक और डेरिवेशन हम करना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन,
ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन हम करना चाहते हैं वो देखो जरा। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन में अभी हमने क्या निकाला है, हमें क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है, ये आपको मालूम है, ये होता है ना। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल गैस के लिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m इंटू वी स्क्वायर इंटू आर एम एस। अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया 1 मोल के लिए। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए, 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी है हाफ m इंटू वी स्क्वायर आर एम एस। नाउ वी स्क्वायर आर एम एस का अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें यहाँ पे तो हम रख सकते हैं √3RT बाई m का होल स्क्वायर। यहाँ से ये आ जाएगा हाफ m इंटू 3RT बाई m। m से m तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं सारा कुछ। दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल का मतलब क्या हो गया, Na टाइम्स मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, Na मॉलिक्यूल्स हैं। ये Na मॉलिक्यूल्स का जो वैल्यू है वो 3/2 इंटू R इंटू T हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ से एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना चाहे, फॉर वन मॉलिक्यूल इट विल बिकम 3/2 इंटू R बाई Na इंटू T, वेयर Na इज योर एवोगैड्रो नंबर। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये जो R बाई Na का वैल्यू है इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसको हम फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं 3/2 K से इंटू T। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आपका कितना आ गया, 3/2 इंटू K इंटू T। समझ में आ रहा है, काफ़ी लंबा ये था आपका डेरिवेशन, बट आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस डेरिवेशन में। ठीक है, नाउ आगे हम कुछ और भी पढ़ते हैं। इसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आया तो आप सोचेंगे बोल्ट्जमैन कौन थे और इन्होंने क्या किया ऐसा कि इनका नाम आ गया। ठीक है ना, तो आओ जरा देखते हैं कि बोल्ट्जमैन ने एक्चुअली किया क्या था और इनका नाम क्यों आया। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास जो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो बोल्ट्जमैन आए थे, जो मैक्सवेल आए थे, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दोनों साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए एक कंटेनर के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और सारे पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो सारे डायरेक्शन में अपना अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है, जैसे कि मान लिया कि हम लोग कहीं बैठे हुए हैं, सपोज कर लो। ठीक है, हम लोग सपोज कर लो कहीं बैठे हुए हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हम लोग सपोज कर लो बैठे हुए हैं कहीं पे पार्क में। ठीक है, पार्क में बैठे हुए हैं, तो पार्क में बैठने के बाद अचानक से क्या होता है कि पीछे से कोई, पार्क में बैठे हुए हम लोग, यहाँ पे एक गेट है पार्क का, एक यहाँ गेट है पार्क का, एक यहाँ गेट है पार्क का और एक यहाँ गेट है पार्क का। इस गेट से मान लो कोई जंगली जानवर घुस गया, कोई वाइल्ड एनिमल एंटर कर जाता है। कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपको ये समझना है कि ये एक कंटेनर है और जो बैठे हुए हैं ये सब गैस पार्टिकल्स हैं। जब ये वाइल्ड एनिमल इसके अंदर एंटर करता है, सब के सब अपने पास वाले गेट के अंदर से निकल के भागना स्टार्ट करेंगे। सब चाहेंगे कि जो पास में मेरा गेट है वहां से निकल कर हम जल्दी से भागना स्टार्ट करें। ये इधर से भागना स्टार्ट करेगा, ये इधर से भागना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इधर से जंगली जानवर ने अटैक कर दिया है। नो, यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि यहाँ से जब लोग भागेंगे तो इनकी स्पीड, अपनी स्पीड होगी अलग, कुछ v1 मान लिया, इनकी अपनी कुछ स्पीड होगी v2 मान लिया, इनकी कुछ अपनी स्पीड होगी v3 मान लिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है चीज। तो कहने का ये मतलब है कि कंटेनर में जितने भी गैसियस पार्टिकल्स होते हैं सबकी स्पीड अपनी अलग अलग होती है। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हम देखें तो हम यहाँ पे एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ये गलत है। हम काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलेंगे, जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो काइनेटिक एनर्जी था, हम उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलेंगे। हम उसको बोल सकते हैं कि वो सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे पार्टिकल्स का एवरेज निकाल रहे हैं, जो कि मैंने आपको एजम्पशंस में बताया था। ठीक है,
और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे ये वाइल्ड एनिमल अंदर आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब कि आपको और थोड़ा सा और डर लगेगा, और डर लगेगा अंदर से, है ना, हड़बड़ाहट बढ़ने लगेगी। आप कोलाइड करोगे तो हीट आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल, जैसे जैसे ये वाइल्ड एनिमल अंदर घुस रहा है वैसे वैसे आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, कोलिजन भी बढ़ रहा है। ये बात मैं बताना चाहता था जो एजम्पशंस में मैंने लिखे थे। तो वही लाइन ये कह रहा है कि मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड दिखाया जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर बताया कि जो स्पीड है उनकी वो कैसे कैसे वेरी करती है। अब एक प्लॉट बनाऊंगा मैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं प्लॉट, जो कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड के साथ साथ कैसे वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर ये तीसरा लाइन क्या है ये अभी हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे यानी कि जो बंदे यहाँ पे बैठे हुए थे पार्क में वो है, ये स्पीड है जिस स्पीड से वो निकल के भाग रहे हैं। ठीक है, अब जैसे वाइल्ड एनिमल एंटर करता है लोग उठ के भागना शुरू करेंगे। ये पहले वाले कर्व को देखो, दिस कर्व जहाँ पे टेम्परेचर ये T1 है, इस वाले कर्व को देखो, इसको अब लोग यहाँ से भागना स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल है उनकी स्पीड एक होगी, एक जैसी होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल एक ही स्पीड से भागना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिस स्पीड से मैक्सिमम पीपल, जिस स्पीड से मैक्सिमम मॉलिक्यूल, जिस स्पीड से मैक्सिमम गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं किसी भी कंटेनर में, उस स्पीड को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिसको यूएमपी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? यही वाला है ये, कि ये कर्व है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस कर्व को, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, बस हो गया। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो देखो, ये तो क्या स्पीड का कर्व है, ये तो स्पीड का आपका क्या बोलता है, एक्सिस है। ये मॉलिक्यूल्स का स्पीड, जिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जहां सबसे ज्यादा होंगे, इसका मतलब कि उस इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस स्पीड से भाग रहे हैं, तो जिस स्पीड से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वही स्पीड आपका क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर ये एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड तो सबका एवरेज हम निकालते हैं, वो तो उससे कम होगा, फिर रूट मीन स्क्वायर उससे भी कम होता है। तो आपसे फिर पूछता है कि भाई ये बताओ आप कि इसका जो क्या बोलते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल एवरेज, और ये आपने जो बताया आरएमएस वेलोसिटी, फिर इसका तो फिर आपका जो सीक्वेंस है वो तो ऐसा हो जाएगा, आरएमएस इज ग्रेटर देन एवरेज इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ में आ रहा है? यही चीज अभी हम कवर करेंगे। और देखो यहाँ पे एक और कर्व दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर देना, थोड़ा सा स्पीड को और शिफ्ट कर दे तो फिर ये ऐसा हो जाएगा टेम्परेचर T2 पे। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कर्व थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पीड भी आपका शिफ्ट कर रहा है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो आपका ये कर्व वैसे वैसे आगे की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। समझ में आया? अब देखो कि जो आपका VRMS था या URMS आप इसको लिख सकते हो, जो था √3RT/m। ठीक है, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज आपको आ सकता है क्योंकि मैं अभी दोपहर के समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो उसके लिए मैं बेहद ही खेद है, और एंड आई श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसा नॉइज ना आए। अगर हल्का फुल्का आ रहा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। नाउ ये वैल्यू क्या होती है, √3 PV/m। ठीक है, दिस इज इक्वल टू √3 P/d, ये हमने पढ़ा है, डिराइव किया था हमने यहाँ पे। नाउ जो आरएमएस स्पीड है इसका एक और फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने डिराइव किया था तो वो देखा था ना वहां पे, कि मान लिया N1 जो पार्टिकल नंबर 1 है उसको मैंने बोला है N1 पार्टिकल, उसका स्पीड U1 है। पार्टिकल नंबर जो 2 है उसका स्पीड प्लस, वैसे ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, प्लस डॉट 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 दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का समेशन, ये भी एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आता है जो। फिर यहाँ पे एक आपके पास आता है एवरेज, V एवरेज। ये क्या होता है, टोटल स्पीड U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लिया UN तक है, और टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सबके साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। या फिर जो एवरेज स्पीड है उसका एक और फॉर्मूला होता है, √√m
8RT/πm। ठीक है, अब यहाँ पे u मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो एमपीएस से रिप्रेजेंट करते हैं वो आता है आपका √2RT/m। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ना। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस हम अभी हमने जाना कि ये ये RAM मतलब कि सबसे ज्यादा RMS स्पीड रहती है, फिर आपकी रहती है एवरेज और फिर रहती है मोस्ट प्रोबेबल। तो उसका सीक्वेंस क्या रहता है देखो, URMS इज ग्रेटर देन U एवरेज इज ग्रेटर देन U मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और ये होता है वैल्यू आपका √3 इज टू √8/π। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा इज टू √3, और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.22 इज ग्रेटर देन 1.12 इज ग्रेटर देन 1। बहुत इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब इतना ज्यादा कि मैं बता नहीं सकता। याद करना है आपको, ये याद करना है, ये दिस वन, ये पूरा लिखा नहीं है, जगह कम है इधर, ठीक है 1.22, बट ये अप्रोक्सीमेटली जो आगे का दो टर्म है ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? यही चीज मैं आपको बताना चाहता था, और यही हमारा आज का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो बोलोगे कि हाँ सर ये मतलब वाकई में ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर इस पे बेस्ट प्रॉब्लम्स भी नहीं बनेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और थ्योरी है सब तो उड़ जाएगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।